हम युद्ध विराम कर रहे हैं, हम अब ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। इसके अलावा वो ईरान के साथ किसी तरह का एक सौदा कर सकता है। अमेरिका ने किया, ऐसा कई बार वो करता है, और सीधा सौदा करके युद्ध खत्म कर सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो वो ईरान पर जमीनी युद्ध शुरू कर सकता है, या फिर खार्ग आइलैंड और फारस की खाड़ी पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बर्बाद हो चुका है, अमेरिका जीत गया है, और तो और अगले 2 से 3 हफ्ते में अमेरिका युद्ध से निकल भी जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद जीत का दावा करके युद्ध छोड़कर भागे तो अमेरिका को ऐसी सैन्य शक्ति माना जाएगा जो शक्तिशाली होने का केवल दिखावा करता है। पूरे विश्व में जो अपने आप को वो सबसे बड़ा हथियारों का सुपर पावर मानता है, उस पर गहरी चोट लगेगी। वो छवि शीशे की तरह टूट जाएगी जिसमें वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली देश बताता है। आप सोचिए, रशिया सुपर पावर है और वो पिछले 4 साल से युद्ध लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन को अमेरिका समेत यूरोपीय देशों का भी समर्थन हासिल है। अगर अमेरिका युद्ध छोड़कर गया तो रशिया और चाइना यही कहेंगे कि अमेरिका अपने से कमजोर देश से हार गया। इससे अमेरिका का दबदबा खत्म होगा, मिडिल ईस्ट के देशों का उस पर से भरोसा टूटेगा। इसके अलावा ईरान अपने प्रॉक्सी की मदद से पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन जाएगा। यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान अपना एक छत्र राज कायम करने की कोशिश करेगा, जिससे वो दुनिया से टोल टैक्स वसूल सके। अगर यह हुआ तो दुनिया के अन्य देश भी अमेरिका को कमजोर और छल प्रपंच वाला देश समझेंगे। मतलब यह है कि इस विकल्प को चुनकर ट्रंप खुद पर लूजर का ठप्पा लगवा लेंगे, और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इतिहास में उन्हें एक लूजर राष्ट्रपति के तौर पर याद रखा जाए। आपको तो पता ही है कि अपनी लेगेसी को लेकर वो कितनी चिंतित रहते हैं, कि यहां तक कि उन्होंने एक सेकंड हैंड नोबेल प्राइज भी ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध विराम से जुड़ी कोई डील भी कर सकते हैं जिसमें दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन हो, लेकिन ईरान की शर्तें मानना मुश्किल है, और ईरान की शर्तें मान लेना ही अमेरिका की हार हो जाएगी। अमेरिका के लिए ईरान की मौजूदा इस्लामिक रिजीम के साथ बातचीत करना मुश्किल है। ईरान पर कच्चे तेल के निर्यात को लेकर लगे प्रतिबंध और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। नुकसान की भरपाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूर्ण नियंत्रण और दोबारा कभी हमला ना करने की शर्त मानना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये शर्तें मान ली तो ये समझा जाएगा कि वो ईरान के आगे झुक गए, इसीलिए ये विकल्प तो जो मजबूरी ही में ही अपनाएंगे। फिलहाल वो एक विकल्प पर आगे बढ़ सकते हैं, और वो है ईरान पर जमीनी हमला। अभी तक के हमलों में अमेरिका ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकाने नष्ट किए हैं, लेकिन फिर भी ईरान झुका नहीं। इसीलिए अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान में बड़े ऑपरेशन के लिए उतार सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में गुरिल्ला युद्ध में माहिर ईरान की सेना और अमेरिका को दुश्मन समझने वाले लाखों युवा एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं अमेरिका के लिए। इसके अलावा सस्ते आत्मघाती ड्रोन भी अमेरिकी सैनिकों के लिए चुनौती होंगे। अभी तक इस युद्ध में अमेरिका के 3,38,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं और 15 सैनिक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं। अगर ईरान में जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो अनुमान है कि अमेरिका के 92 लाख करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं और बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जानें भी जा सकती हैं। अगर यह विकल्प चुना गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा आर्थिक बोझ और सैनिकों की मौतें ट्रंप के लिए अपने ही देश में विरोध का कारण बनेंगी। उनका बचा हुआ कार्यकाल खतरे में पड़ सकता है। ईरान में जमीनी युद्ध लड़ने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास एक और विकल्प है जिससे वो अपनी छवि भी सुधार सकते हैं और ईरान को घुटनों पर भी ला सकते हैं। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, खार्ग आइलैंड और फारस की खाड़ी पर कब्जा कर लेना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना अमेरिका के लिए आसान हो सकता है, लेकिन टिके रहना मुश्किल है। ईरान की नौसेना अमेरिका को समंदर में सीधी टक्कर नहीं दे सकती, लेकिन आत्मघाती ड्रोन शाहिद के जरिए वो अमेरिका को लंबे समय तक टिकने भी नहीं देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों की जरूरत होगी और इस कब्जे में उनकी जान को भी खतरा होगा। रही बात फारस की खाड़ी और खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की, तो ये थ्योरी में तो आसान दिखता है कहने में, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होगा। अमेरिका अपनी पूरी नौसेना को इस काम में लगा सकता है, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि युद्ध का केंद्र फारस की खाड़ी खार्ग आइलैंड तक सिमट कर रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अपने सारे हमले इन्हीं इलाकों में करेगा और उनसे निपटना चैलेंज होगा। खार्ग पर कब्जा हो भी गया तो भी ईरान पीछे हट जाएगा, मुश्किल है कहना।
बातचीत और युद्ध छोड़ने का विकल्प ट्रंप की छवि को नुकसान ही पहुंचाएगा। युद्ध लड़ने का विकल्प अमेरिका को लंबे समय तक फंसा कर रखेगा। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। इन परिस्थितियों में ट्रंप का विरोध बढ़ता जाएगा क्योंकि लोग लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि युद्ध लंबा खींचे क्योंकि वो सत्ता में युद्ध रुकवाने के नाम पर आए हैं। मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। वो सत्ता में ही आए थे कि अमेरिका दूसरे देशों के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा। वो युद्ध रोकने के नाम पर आए थे, ना कि करवाने के नाम पर। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में फंसकर रह गए हैं। शायद इसीलिए वो हर कुछ घंटों पर अलग अलग बयान देते हैं। ईरान युद्ध का 37वां दिन है और इस युद्ध में शामिल कोई भी देश ना झुक रहा है ना रुक रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर भीषण हमला कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान इजराइल मिडिल ईस्ट के चुनिंदा ठिकानों को दहला रहा है। इस युद्ध में जीत किसके पाले में दिख रही है, यह कहना बहुत मुश्किल है। आज हम इस युद्ध का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इस युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ा है। पहले जो युद्ध हुआ करते थे उसमें आमतौर पर लक्ष्य दूसरे देश पर कब्जा करना होता था, लेकिन आज के दौर में युद्ध के अर्थ बदल गए। आज के दौर में युद्ध में रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना ही जीत मान लिया जाता है। जैसे अगर अमेरिका ने तय किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना है, वो इसमें कामयाब रहा तो मान लिया जाएगा कि अमेरिका जीत गया। ठीक वैसे ही अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बचा लिया, अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए मजबूर करवा दिया, मुआवजे का पैसा ले लिया, तो इसमें ईरान की जीत मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये दोनों ही चीजें होती हुई दिख नहीं रही। अमेरिका और इजराइल के भयानक हमलों के बावजूद ईरान अब भी मिसाइल, आत्मघाती ड्रोन से हमले कर रहा है। ऐसा जता रहा है कि उसके पास लंबा युद्ध लड़ने का साजो सामान बाकी है। इसी वजह से ईरान युद्ध किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचता नहीं दिख रहा। सच तो यह है कि अगर आज युद्ध में शामिल तीनों पक्ष युद्ध विराम की घोषणा कर दें तो तीनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर सकते हैं, क्योंकि हार और जीत की पहचान मुश्किल है। इस युद्ध को लेकर अमेरिका के सीमित लेकिन महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य भी है। पहला, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। दूसरा, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना। तीसरा, ईरान के इस्लामिक शासन का तख्ता पलट। न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करके अमेरिका काफी हद तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम कई वर्ष पीछे कर चुका है। इसके अलावा मिसाइल ठिकानों पर भीषण हमले करके ईरान की मिसाइल क्षमता को भी बहुत कमजोर कर दिया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक उन्होंने 12,000 से ज्यादा टारगेट्स तबाह किए हैं। इसके अलावा ईरान के 150 से ज्यादा युद्धपोतों को नष्ट किया, जिससे 16 युद्धपोत तो समुद्री माइंस बिछाने का ही काम करते थे। अमेरिकी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी एडमिरल ब्रैड कूपर का दावा है कि ईरान के 92% बड़े युद्धपोत नष्ट हो चुके हैं। करीब 66% मिसाइल, ड्रोन, नौसेना संबंधित प्रोडक्शन यूनिट्स तबाह हो चुकी है। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान के पास कुल 11 पनडुब्बियां थी जो खत्म हो चुकी है। ईरान के 70% से अधिक एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो चुके हैं। मिसाइल लॉन्च की गतिविधियां 90% से ज्यादा घट गई हैं। सच ये है कि ईरान अब जो हमले कर रहा है वो जमीनी इलाकों से हो रहे हैं, समुद्री इलाकों से नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि युद्ध क्षेत्र से ईरान की नौसेना लगभग गायब हो चुकी है और इसके अलावा समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले या उनके नुकसान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मतलब ये कि ईरान की पकड़ समुद्री इलाकों में खत्म हो रही है। इसके अलावा इस युद्ध में अभी तक ईरान की एयरफोर्स नहीं दिखी है। ईरान के पास करीब 181 फाइटर जेट्स हैं, जो काफी पुराने हैं, शायद इसीलिए युद्ध में अभी तक नजर नहीं आए। ईरान के पास F4, F5 जैसे पुराने अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा उसके पास रशियन मेड Su-22, MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। युद्ध के शुरू होने से लेकर अब तक ईरान के हमले करीब 90% तक कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका उनके हमलों को अभी तक खत्म नहीं कर पाया है। युद्ध के तीसरे दिन यानी 2 मार्च को ईरान ने 778 हमले किए थे, जिसमें 567 आत्मघाती ड्रोन्स, 211 मिसाइल हमले थे। लेकिन 2 हफ्ते के बाद हमलों की संख्या प्रतिदिन करीब 100 रह गई और अब भी यही चल रहा है। इसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइल्स, ईरान के ड्रोन्स अब धीरे धीरे, जब इतने उनके हमले कम हो रहे हैं तो क्या खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सच यह है कि ईरान के हमले रुके नहीं। देखा जाए तो अमेरिका का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के सीक्रेट बंकर्स में अभी भी करीब 50% मिसाइल लॉन्चर्स हैं, बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन्स हैं।
इस युद्ध से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि युद्ध के 37 दिन बाद भी अमेरिका और इजराइल अभी तक ईरान के एयर स्पेस पर नियंत्रण नहीं हासिल कर पाए। और इसकी वजह है मैन पैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने चाइना के मॉडल पर अपने खुद के मैन पैड्स बनाए हैं, जिससे वो कम ऊंचाई से हमला करने वाले फाइटर जेट्स को निशाना बना रहा है। इस वजह से ईरान के एयर स्पेस पर नियंत्रण पाना इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किल है। इसके अलावा ईरान के पास बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स हैं, जिनकी मदद से वो मिसाइलें दाग रहा है। फायर करने के बाद इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, छिपाना आसान है। इसीलिए अमेरिका इन्हें ट्रैक, इन्हें टारगेट कर ही नहीं पा रहा। पिछले साल अमेरिका ने इस्फहान, फोर्दो, नतांज के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे, लेकिन तब यह कहा गया था कि भारी नुकसान तो हुआ है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास अभी 540 किलोग्राम यूरेनियम हो सकता है, जो इस्फहान के आसपास के सुरक्षित स्थानों पर छिपाया गया है। इसी वजह से अमेरिका अब दोबारा से इस्फहान पर बड़े हवाई हमले कर रहा है। अमेरिका का पूरा ध्यान इस्फहान पर ही टिका है। अगर इस्फहान में मौजूद यूरेनियम नष्ट किया गया तो ईरान कुछ साल बाद फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा और इस युद्ध को अमेरिका की हार माना जाएगा। यानी देखा जाए तो अमेरिका और ईरान भले ही एक दूसरे की हार के दावे करे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी तक ना कोई जीता है ना कोई हारा है। अपने अपने दावे हैं, बल्कि युद्ध के रणनीतिक लक्ष्य अभी पूरे ही नहीं हुए। इसीलिए युद्ध खत्म होने के बजाय और बढ़ रहा है। पहले अमेरिका ने ईरान के अल्बोर्ज प्रांत में एक बहुत बड़ा हमला किया। ईरान का जो B1 ब्रिज तेहरान को अल्बोर्ज प्रांत के कराज शहर से जोड़ता है, उस निर्माणाधीन पुल पर अमेरिका की तरफ से कई बॉम्ब दागे गए। ईरान का आरोप है कि ये हमले 2 बार किए गए। पहली बार में इस ब्रिज पर त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर बमबारी हुई। इसके बाद जब इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, तब एक घंटे बाद फिर से वहां आसमान से बारूद बरसाया गया। अमेरिका ने कहा है कि इस पुल का इस्तेमाल ईरान की सेना कर रही थी, जिसकी वजह से इस पर बॉम्ब दागे गए। लेकिन ईरान ने कहा है कि अमेरिका खुलेआम झूठ बोल रहा है। ईरान के मुताबिक इस पुल को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि तेहरान का संपर्क बाकी शहरों से खत्म किया जा सके। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि अमेरिका तेहरान को दूसरे शहरों से काटना क्यों चाहता है और क्या वो तेहरान में कोई बड़ा हमला करने वाला है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ईरान के जिस B1 ब्रिज पर अमेरिका ने हमला किया, वो कोई मामूली ब्रिज नहीं था। आइए बताते हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज था, जो जमीन की सतह से 156 किलोमीटर ऊंचा था। तेहरान को कराच शहर से जोड़ने वाले इस ब्रिज पर ईरान ने $400 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 3,705 करोड़ रुपए खर्च किए थे और ईरान मानता था कि इस ब्रिज से तेहरान के पड़ोसी प्रांतों में विकास और कारोबार बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका ने इसके 2 टुकड़े कर दिए और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका जश्न मनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसने अभी तक ईरान में बची हुई चीजों को नष्ट करना भी शुरू नहीं किया है। उन्होंने धमकी दी कि ईरान में अमेरिका का अगला निशाना उसके पुल और पावर प्लांट्स होंगे और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अब ईरान की सरकार को पता है कि उसे क्या करना है और जो भी करना है उसे जल्दी ही करना है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना बनाकर ईरान पर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन दुनिया अब यह कह रही है कि क्या अमेरिका ईरान में युद्ध अपराध कर रहा है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका जो पुल और इमारतें गिरा रहा है वो तो फिर से बन जाएंगे, लेकिन इससे अमेरिका की छवि को जो नुकसान हो रहा है वो कभी ठीक नहीं होगी। खतरनाक बात यह है कि पहले इस युद्ध में सैन्य ठिकानों के बदले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की लड़ाई थी कि भाई आप हमारे आर्मी बेसिस पर हमले कर रहे हैं, हम आपके आर्मी बेसिस पर। फिर इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर, पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। यह लड़ाई तेल के बदले तेल, गैस के बदले गैस की बन गई।
और अब जब अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज पर बम दागे हैं तो ये लड़ाई पुल के बदले पुल और पावर प्लांट्स के बदले पावर प्लांट्स की बन गई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा है कि खाड़ी देशों के 8 पुल IRGC की हिट लिस्ट में आ गए हैं और ईरान अब इन पुलों को अपनी मिसाइलों से उड़ाने की धमकी दे रहा है। तो चलिए पीछे वाली स्क्रीन पर चलते हैं। लॉन्ग शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को ताकि बड़ा कैमरा दिखे। हाँ, धन्यवाद। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इनमें पहला पुल कुवैत में है जिसे शेख जाबेर अल अहमद अल सवा काजवे कहा जाता है। यह 36.14 किलोमीटर लंबा पुल है जो कुवैत शहर को सुबिया शहर से जोड़ता है और यह एक समुद्री पुल है। अगर आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जिस पुल के बारे में हम आपको बता रहे हैं ये वो पुल है। इसे $3 बिलियन यानी 27,789 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और कुवैत का यह ब्रिज जिसे टारगेट लिस्ट में ईरान ने जारी किया है, ये उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। $3 बिलियन यानी 27,789 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये कुछ ऐसा विशाल भव्य नजर आता है, लेकिन अब ईरान इसे उड़ाने की बात कर रहा है। दूसरा पुल आपको दिखाते हैं, किंग फाहद कॉजवे। ये सऊदी अरब का है। सऊदी अरब और बहरीन को आपस में जोड़ता है। यह भी एक समुद्री पुल है जो 25 किलोमीटर लंबा है। अगर आप इसकी भी तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब ईरान इस $800 मिलियन यानी 7,410 करोड़ रुपए की लागत से बने किंग फाहद कॉजवे को भी उड़ाने की बात कह रहा है। ये हमने सिर्फ आपके लिए इसलिए तस्वीरें निकाली क्योंकि अब जब उसका पुल ढहा गया है अमेरिका ने, उसके बाद वो जिन पुल को तोड़ने की बात कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम अब इन पर अटैक्स करेंगे, वो पुल आखिर कैसे दिखते हैं और ये कितना बड़ा लॉस होगा अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। आपने देखा था जब पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ, उधर अरामको ऑयल रिफाइनरी पर उसने हमला कर दिया था, किसने कल्पना की थी। लेकिन ये पुल जिन्हें टारगेट लिस्ट में ईरान डाल रहा है, उसमें तीसरा पुल आपको दिखाते हैं, शेख जायद ब्रिज और अल मक्ता ब्रिज, और ये दोनों पुल यूएई में है। इनमें 882 मीटर लंबा शेख जायद ब्रिज, सोचिए आप 882 मीटर लंबा है और अबू धाबी शहर से यूएई को ये जो है वो पूरी तरह से अबू धाबी को जोड़ता है। 300 मीटर लंबा अल मक्ता ब्रिज भी मेनलैंड यूएई को अबू धाबी शहर से जोड़ता है। इन दोनों ब्रिजेस को वो टारगेट बता रहा है। अब इनकी तस्वीरें आप देखिए। ये शेख जायद ब्रिज है जो आप उस तरफ देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये है अल मक्ता ब्रिज जो आप इस तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं। शानदार ब्रिजेस हैं और कई लोगों के लिए ये जाने का रास्ता है जो अबू धाबी से दुबई और अलग जगहों पर यूएई में जाना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों ब्रिजेस की तस्वीरों को देखेंगे तो ये काफी शानदार भव्य है। यूएई ने इन दोनों पुलों को बनाने में 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर इन्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो अबू धाबी का मेनलैंड यूएई से संपर्क टूट जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आगे के वो पुल मिडिल ईस्ट के जो ईरान की हिट लिस्ट पर है। बाकी के 4 पुल जॉर्डन में है। इनमें किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, अब्दौन ब्रिज को ईरान ने अपनी हिट लिस्ट में बताया। और अगर ये ब्रिज ईरान की मिसाइलों आत्मघाती ड्रोन्स का निशाना बनते हैं तो जॉर्डन में भी भारी तबाही होगी। इससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका ने शायद ईरान के B1 ब्रिज पर बॉम्ब बरसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल को भी लग रहा है कि अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए था। अब देखिए कैसा खेल हो रहा है। आपको याद होगा जब पार्स गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला कर दिया तो अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, और इजराइल ने भी सामने आकर कह दिया कि हमने नहीं बताया था अमेरिका को, जबकि कौन इस पर विश्वास करेगा। अब इस बार जब पुल पर हमला हुआ है और पुल पर हमले करने की पूरी हिटलिस्ट ईरान जारी कर रहा है, तो इजराइल ने अपने एक नए बयान में कह दिया है कि अमेरिका के इस हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और यह हमला अकेले अमेरिका का था, उसका नहीं। इजराइल ने यह स्पष्टीकरण इसलिए दिया है क्योंकि उसे भी डर है कि अमेरिका के हमले के कारण ईरान उसके पुलों को निशाना बना सकता है। भाई उसके मिसाइल की रेंज में सबसे पहले तो इजराइल ही है। यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका से डील नहीं की तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। लेकिन खुद पश्चिमी मीडिया को लगता है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो उसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप इस ग्राफिक्स को अब देखिए। ईरान में बिजली उत्पादन जो होता है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ईरान का जो पावर ग्रिड सिस्टम,
देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ब्रिजेस तो ब्रिज तोड़ ही दिया पावर प्लांट्स की, लेकिन दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं कि हम पूरा जो एनर्जी है वहां पर खत्म कर देंगे, बिजली के लिए तरसा देंगे। वो कह रहे हैं कि पूरा जो पावर प्लांट्स है उस पर हम हमले करेंगे। लेकिन इस पर भी ईरान ने बड़ा काम किया है। ईरान का पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी एक जगह पर या 5 जगह पर हमला कर देने से उसकी बिजली पूरी तरह से बिजली आपूर्ति आप नहीं रोक पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझिए, ईरान का पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि ईरान में बड़े पावर प्लांट्स नहीं है, बल्कि इसकी जगह छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस हिस्से में आइए, हाइड्रो पावर प्लांट्स उसके हैं 9, इसके ऑयल पावर प्लांट्स हैं 6, गैस पावर प्लांट्स हैं 10, कंबाइंड पावर प्लांट्स हैं 9 और न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1। तो अलग अलग जगहों पर उसके पावर प्लांट है। और जब आप ये देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये गिनती शुरू कीजिए 1 2 3 4, मतलब आप देखिए कितने सारे उसके पावर प्लांट्स हैं जो अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और इसीलिए किसी एक जगह पर हमला करने से कुछ नहीं होगा। अब अगर अमेरिका इनमें से कुछ पावर प्लांट्स को उड़ा भी देता है तब भी इससे पूरे ईरान में ब्लैकआउट नहीं होगा। इससे कुछ जगहों पर बिजली जरूर जा सकती है, लेकिन पूरे ईरान में ब्लैकआउट नहीं होगा। और यहां भी अमेरिका की रणनीति बैकफायर कर सकती है। एक बार ये वाला जो हिस्सा है यहां से आते हुए पूरी तरफ कैमरा घुमा दीजिए, आपको दिखेगा कितने सारे पावर प्लांट्स हैं जिनके लिए हमने अलग अलग आपके लिए कोडिंग की हुई है, जिसमें आप हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए देख रहे हैं। ये सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं। जो ऊपर है ऑयल पावर प्लांट्स, वो आपको दिख रहा है ग्रे कलर में। नीले वाले जो है वो कंबाइंड है, जैसे ये वाला जो है ये कंबाइंड है, इसमें हाइड्रो भी है, ऑयल भी है, गैस भी है। और ये देखिए ये जो आपको ये वाले रंग के दिख रहे हैं, जैसे ये 6 नंबर, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऑयल पावर प्लांट है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उसके कहां पर है, इस्फहान कहां है, ये देखिए ये है, ये तमाम जगह है जहां पर उसके तो पूरे में उसके बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो अलग अलग करते हैं। ईरान में 130 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनमें 95% बिजली की आपूर्ति होती है। इनमें कई पावर प्लांट्स की लोकेशन ऐसी है वहां अमेरिका के लिए हवाई हमले करना आसान ही नहीं होगा। अमेरिका सोच तो यही रहा है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करके उस पर दबाव बना देगा, घुटनों पर ले आएगा। लेकिन सच ये है कि अगर ईरान ने भी खाड़ी देशों के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू कर दिए तो ये लड़ाई पावर प्लांट्स के बदले पावर प्लांट्स को तबाह करने की बन जाएगी। और अमेरिका यहाँ दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा, क्योंकि उसके बाद तमाम खाड़ी देशों में, तमाम इस पूरे इलाके में ऐसी तबाही मचेगी जिसका भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा नहीं है, खाड़ी देश में जब भी युद्ध हुआ, इससे पहले भी हुआ है, तब भी विश्व के अनेकों देश इससे प्रभावित हुए और इस बार भी वैसा ही होगा। हालांकि जिस वक्त पूरी दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप से ये उम्मीद कर रही है कि वो इस युद्ध में गंभीरता दिखाएंगे, युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, तब राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी देख लीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यक्रम में यह कहा कि अगर ईरान के साथ अमेरिका की कोई डील नहीं हुई तो वो इसके लिए राष्ट्रपति जेडी वैंस को दोषी मानेंगे, और अगर डील हो गई तो इसका क्रेडिट वो खुद ले लेंगे। सुनिए। He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be. I think it has to happen. I think they're desperate. आज इस युद्ध का 35वां दिन है और ये 35 दिन राष्ट्रपति ट्रंप के अलग अलग रूप दिखाते हैं, जिन्हें आप 35 शेड्स ऑफ ट्रंप भी कह सकते हैं। इन 35 शेड्स ऑफ ट्रंप में राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तित्व दुनिया को कंफ्यूज करता है। राष्ट्रपति ट्रंप कभी खुद को शांति लाने वाला नेता बताते हैं, कई देशों के बीच के युद्ध को रुकवाने वाला सबसे बड़ा शांति का मसीहा बताते हैं, तो कभी युद्ध को और भड़काने वाली भाषा बोलते हैं, कभी वो अमेरिका को सुरक्षित बनाने की बात करते हैं, तो कभी ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे दुनिया अस्थिर हो जाती है। उनकी राजनीति में एक पैटर्न साफ नजर आता है, बड़े दावे, कड़े शब्द, अचानक फैसले। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति है या ये सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता है। ट्रंप का एक शेड वो है जहां वो ताकत दिखाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार दिखते हैं, गुजरने को। पुलों, पावर प्लांट्स, बुनियादी ढांचे पर हमले की खुली धमकियां देते हैं। दूसरा शेड वो है जहां वो बातचीत, समझौते की बात करते हैं। यही दोहरापन उनकी राजनीति को सवालों के घेरे में लाता है। संक्षेप में कहें तो 35 शेड्स ऑफ ट्रंप उसी उलझन का नाम है
जहां राष्ट्रपति के कई चेहरे हैं, लेकिन हर चेहरा अपने साथ नए विवाद, नई अनिश्चितता लेकर आता है। ये माना जाता है पूरे विश्व में कि जब डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठेंगे, वो एक नए वर्जन में लॉन्च होंगे, वो एक नई बात कहेंगे, और उन्होंने कभी लोगों को निराश भी नहीं किया। वो अचानक और अचंभित करने वाली बातें रोज करते हैं। 35 दिन बीत गए, 35 शेड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध के लिए शुरू में 5 लक्ष्य दिए थे, जिनमें से एक भी लक्ष्य हासिल ही नहीं हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा था कि वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। लेकिन आज 35 दिन बाद भी अमेरिका को इसमें कामयाबी मिली नहीं है। CNN के मुताबिक यूएस इंटेलिजेंस ने खुद अपनी रिपोर्ट में माना है कि ईरान के 55% मिसाइल लॉन्चर्स अब भी सुरक्षित हैं। ईरान शाहिद 136 जैसे जो आत्मघाती ड्रोन्स बनाता है, उन्हें लॉन्च करता है, उसकी 50% क्षमता बरकरार है। राष्ट्रपति का दूसरा लक्ष्य क्या था? राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा लक्ष्य था ईरान की नौसेना को पूरी तरह खत्म कर देना, लेकिन यह लक्ष्य भी पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ है। आज भी ईरान की नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लंगर डालकर बैठी है और खुद अमेरिका की नौसेना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही। पूरी तरह से ईरान का हॉर्मुज पर कब्जा है। राष्ट्रपति ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को हॉर्मुज के तेल की कोई जरूरत नहीं है, और जिसे जरूरत है खुद जाए, खुद ही रास्ता खुलवाए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये तो बताए कि पहले हॉर्मुज खुला ही था, युद्ध छेड़कर आपने इसको बंद करवाया। राष्ट्रपति ट्रंप का तीसरा लक्ष्य हिजबुल्लाह हूती इराक में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को जड़ से मिटाना, लेकिन इसमें भी अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली। हिजबुल्लाह और हूती अब भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इराक में भी ईरान के मिलिशिया ग्रुप अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि इराक में मिलिट्री ठिकाने नष्ट होने से अमेरिकी सैनिकों को होटल में छिप कर रहना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का चौथा लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। क्या यह लक्ष्य हासिल हुआ है? इसका पूरा जवाब और सच से जुड़ा हुआ जवाब किसी के पास नहीं। आज भी वो खुद ही बता रहे हैं कि ईरान के पास 440 ग्राम यूरेनियम है, सुरक्षित रखा हुआ है। वो चाह रहे हैं कि वो यूरेनियम ईरान उनको सौंप दे, जिसमें वो 440 जो किलोग्राम यूरेनियम है, उसमें से कम 11 परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। और राष्ट्रपति ट्रंप का 5वां लक्ष्य ईरान में रिजीम चेंज। ये सच है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म करने में अमेरिका और इजराइल को कामयाबी मिली, लेकिन रिजीम चेंज कौन सा चेंज हुआ? अगर ईरान को बस एक नए आयतल्ला मिल गए, आयतल्ला अली खामेनेई की जगह उनके बेटे आयतल्ला मुश्तबा खामेनेई। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान के सभी पुराने नेता मारे जा चुके हैं, उनकी जगह आए नए नेता कम कट्टर हैं, इसलिए रिजीम चेंज हो चुका है। ऐसा है ही नहीं। हाँ, जो पहले से राष्ट्रपति पेजेश्कियान थे वो अब भी बने हुए हैं, और जो पहले से अब्बास अरागची विदेश मंत्री थे वो अभी भी बने हुए हैं। बाकी की पुरानी लीडरशिप तो जस की तस बनी हुई है। हकीकत यह है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना हकीकत तो यह है कि ईरान में रिजीम चेंज जैसा कुछ हुआ नहीं है। ईरान में अब भी इस्लामिक सरकार का शासन है। आयतल्ला खामेनेई की जगह उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई है। अब तो और ज्यादा कट्टर नेता और IRGC के कमांडर्स ईरान की कमान संभाल रहे हैं। इस युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप अपने किसी भी लक्ष्य में हासिल कामयाब नहीं हुए। उल्टा उनका रिपोर्ट कार्ड बताता है कि इस युद्ध से उन्होंने दुनिया के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी। तो कौन सी है वो नई परेशानी? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस युद्ध से पहले खुला था, उसे युद्ध ने बंद करवा दिया। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही मुफ्त होती थी, अब वहां ईरान टैक्स वसूलने की बात कह रहा है। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो गई। जो कच्चा तेल इस युद्ध से पहले $68 प्रति बैरल था, वो अब $109 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। दुनिया भर के शेयर बाजार रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। निवेशकों के 1070 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ऊपर से 96 देशों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का भयानक संकट। सब इस युद्ध की देन है। इस युद्ध के कारण नेटो का भविष्य भी धुंधला दिख रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस युद्ध के खत्म होते ही अमेरिका नेटो से अलग हो जाएगा और 1949 में बना नेटो कहीं टूट ना जाए, इस पर पूरी चर्चा छिड़ गई है। क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा है वो इससे अलग होगा। आखिर वो इसमें इतना पैसा क्यों देता रहे अगर नेटो देश उसकी युद्ध में मदद नहीं कर रहे? यानी इस युद्ध की बैलेंस शीट खोलिए अपने सामने, तो इस युद्ध की बैलेंस शीट ये बताती है कि अमेरिका ने इस युद्ध से पूरी दुनिया को एक बड़े नुकसान की तरफ धकेल दिया है।
जब दुनिया के कई देश युद्ध में उलझे हैं, तब भारत ने हथियारों के निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनकर उभरा है। दुनिया के तमाम देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। साल 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था, जो कि भारत के रक्षा निर्यात के इतिहास में सबसे ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि दुनिया अब भारत में बने सैन्य साजो सामान पर अटूट भरोसा जता रही है। रक्षा निर्यात में यह उछाल साधारण नहीं है। साल 2024-25 में यह आंकड़ा 23,622 करोड़ पहुंच गया था, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक साल में भारत ने लगभग 63% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। जितना पाकिस्तान का 6 महीने का रक्षा बजट है, भारत ने साल भर में उतने पैसे के हथियार दुनिया के तमाम देशों को बेच दिए। भारत के रक्षा निर्यात में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 54.84% रही, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 45.16% दर्ज की गई। इस बार की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात सरकारी रक्षा कंपनियों का प्रदर्शन रहा है। इन कंपनीज का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले साल के 8,389 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे 21,071 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये 151% की अविश्वसनीय छलांग है। जबकि प्राइवेट कंपनीज ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। 17,353 करोड़ का निर्यात किया, जो पिछले साल के 15,233 करोड़ से लगभग 14% ज्यादा है। भारत दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहा है। बड़ी बात यह है कि जिन डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जा रहा है, उसमें सिर्फ छोटे हथियार नहीं है, बल्कि भारत एडवांस तकनीक भी दूसरे देशों को बेच रहा है। इनमें मिसाइल और रॉकेट सिस्टम, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, रडार सर्वेलेंस सिस्टम, गोला बारूद, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर और कंपोनेंट्स सब कुछ मौजूद है। एक और बड़ी बात यह है कि भारतीय हथियार दुनिया तक पहुंचाने वाली कंपनीज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ऐसी कंपनीज की संख्या जानते हैं कितनी थी? 128, अब हो गई है 145। यह दिखाता है कि डिफेंस सप्लाई चेन में नई कंपनियां तेजी से जुड़ रही हैं। शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारत का लक्ष्य वर्ष 2029-30 तक भारत का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए के पार ले जाने का है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जहां भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है, वहीं घरेलू सुधारों के चलते अब हथियारों की खरीद में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी भारत अब कम खरीद रहा है और ज्यादा बेच रहा है। हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना की मारक क्षमताओं में आज जबरदस्त इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 2 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत को नौसेना में कमीशन किया, जिनमें खतरनाक स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी और भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन शामिल है। INS अरिदमन भारत की तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसके शामिल होते ही भारत की न्यूक्लियर ट्रायड अब पहले से कहीं अधिक घातक हो गई है। INS अरिदमन में 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं। यह 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज वाली K15 मिसाइल से लैस है। INS अरिदमन अरिहंत क्लास की तुलना में दोगुनी मिसाइलें ले जा सकती है। 7,000 टन वजनी इस पनडुब्बी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित 83 मेगावाट का अपग्रेडेड रिएक्टर लगा है। इसके स्टेल्थ तकनीक से इसे पानी के नीचे दुश्मन के रडार से बचाती है। इसके आने से भारत अब कंटिन्यूअस एट सी डेटरेंस बनाए रखने में सक्षम है। यानी भारत की एक परमाणु पनडुब्बी हमेशा समंदर में गश्त पर रहेगी। INS अरिदमन के साथ आज INS तारागिरी को भी नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। यह प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास का आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसमें उन्नत रडार और सेंसर लगे हैं जो इसे दुश्मन की नजरों से बचाते हैं। ये ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल्स, बराक 8 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स, इन सब से लैस है। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन नेवी इन सुरक्षा कार्यों में प्रोएक्टिवली इंगेज है।
साथियों, सुरक्षा के प्रति हमारा यही दृष्टिकोण हमें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और भारत को एक सशक्त मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करेगा। ऐसे में जब भारत अपने यहां तारागिरी जैसे एडवांस शिप्स बनाता है और उन्हें डिप्लॉय करता है, तो यह पूरे रीजन के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है। रिपोर्ट कार्ड भी लेकर आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इस युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ा है। अगर आज युद्ध में शामिल तीनों पक्ष युद्ध विराम की घोषणा कर भी दे तो तीनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर सकते हैं, क्योंकि हार और जीत की पहचान तो करना ही मुश्किल है। अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने और ईरान के इस्लामिक शासन को खत्म करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरा था, लेकिन अभी तक ये लक्ष्य पूरे हुए हैं क्या? हालांकि न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करके अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कई वर्ष पीछे जरूर धकेल दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक उन्होंने 12,000 से ज्यादा टारगेट्स तबाह किए, इसके 150 से ज्यादा युद्धपोतों को नष्ट कर दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के 92% बड़े युद्धपोत नष्ट हो चुके हैं और करीब 66% सैन्य साजो सामान की प्रोडक्शन यूनिट तबाह हो चुकी है। ईरान अब जो हमले कर भी रहा है वो जमीनी इलाकों से हो रहे हैं, समुद्री इलाकों से नहीं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि युद्ध क्षेत्र में ईरान की जो नौसेना है उसको तगड़ा झटका लगा है, बड़ा सेटबैक है, लगभग खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि ईरान की पकड़ समुद्री इलाकों में नहीं रही है। ईरान की एयरफोर्स भी अभी तक नहीं दिखी है, क्योंकि ईरान के पास जो 181 फाइटर जेट्स हैं वो पुराने हैं। हाईटेक अमेरिकी फाइटर जेट से टकराना उनके लिए खतरनाक है। युद्ध के शुरू होने से लेकर अब तक ईरान के हमले करीब 90% कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका उनके हमलों को अभी तक खत्म नहीं कर पाया है। 2 मार्च को जहां उसने 778 हमले किए थे, वहीं अब हर दिन 100 अटैक ही कर पा रहा है। और इससे साफ है कि ईरान की जो युद्ध क्षमता है वो कमजोर पड़ी है। युद्ध के जितने दिन बीत रहे हैं उसमें ईरान की हमला करने की क्षमता लगातार कम हो रही है, लेकिन अमेरिका के खुफिया विभाग का यह मानना है कि ईरान की मिसाइल क्षमता अभी केवल 50% खत्म हुई है। इसीलिए अमेरिका के लिए युद्ध से हटना फिलहाल नामुमकिन नहीं लग रहा। अब हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि साल 1961 के भारत चीन युद्ध में ईरान ने भारत की कितनी मदद की थी? जवाब है कोई मदद नहीं की थी। साल 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कितनी मदद की थी? जवाब है कोई मदद नहीं की थी। 1999 के करगिल युद्ध में कितनी मदद की थी? जवाब है कोई मदद नहीं की थी। साल 2008 में जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ तब भी आतंकवाद के खिलाफ भारत को ईरान से कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद 2016 जब उरी का हमला हुआ, 2019 में पुलवामा का हमला हुआ, 2025 में पहलगांव का हमला हुआ, तब भी जानते हैं ईरान से भारत को क्या मदद मिली? जवाब है कोई मदद नहीं मिली। उल्टा ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का विरोध किया। साल 2010 में कश्मीर को एक अलग देश बता दिया। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया। अब जिस ईरान ने हमें कभी कोई मदद नहीं की, उस ईरान के लिए इस युद्ध में हमारे देश के लोगों ने अपना खजाना खोल दिया है। भारत में अनेकों ऐसे मुस्लिम हैं जो अपने घर का सोना, अपनी जमा पूंजी, अपना कैमरा, अपने घर का कीमती सामान, अपने घर के बर्तन तक ईरान को मदद के लिए भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में वो ईरान के लिए अपने घर का सोना ही नहीं बल्कि अपनी और अपने बच्चों की जान भी कुर्बान कर सकते हैं। करगिल में तो ईरान की मदद के लिए एक अंडे की 6-6 हजार रुपए में नीलामी हुई है। करगिल की बात बता रहे हैं हम आपको। भारी तादाद में यहाँ शिया मुस्लिम रहते हैं। एक मुर्गे के लिए 1.25 लाख रुपए, आप सही सुन रहे हैं, एक मुर्गे के लिए 1.25 लाख रुपए में नीलामी की गई। पिछले कुछ समय से 5-6 दिन से जो एक डोनेशन ड्राइव शुरू हुई है ईरान के लोगों के लिए, जो मंशा वो ये है कि एक सपोर्ट जाए कश्मीर से, किस तरीके का प्यार और कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है ईरान के साथ। इसमें जो लोग आते हैं जोक दर जोक और इस डोनेशन में हिस्सा लेते हैं और अपने मदद का इजहार करके यहाँ पे जेवरात, नकदी और बर्तन जो भी है उनके पास वो डोनेट करते हैं। हमें ईरान के साथ एक मजहबी वाबस्तगी है
उस वजह से यहाँ की आवाम ने पुरजोश होकर जो उनका कीमती असासा है, जो चाहे उनके पास सोना हो, पैसा हो या जेवरात हो या बाकी असासा जो उनके पास मौजूद हैं, वो उन्होंने इस बड़े मकसद के लिए यहाँ पे जमा किया है। काफ़ी ज़रूरत है ईरान की आवाम के लिए। हमारे जो हाल ही में रहबर मौज़म की शहादत हुई है, हमारी जानी कुर्बान, माल कुर्बान, हमारे औलाद कुर्बान। मेरी 1000 हुई थी। सारे दिन? हाँ। क्यों दिया? मैंने 1 साल तक ये पैसे किए थे जमा, ये मैंने ईरान की मदद करने के लिए दिए। ईरान के लिए चंदा तब से जुटाया जा रहा है जब 14 मार्च को भारत में ईरान के दूतावास ने अपने मुख्य बैंक खाते में लोगों से दान मांगा था और इसके बाद बहुत सारे लोगों की तरफ से ईरान को यह मदद भी दी गई। हालांकि ये बात इन लोगों को पता नहीं होगी कि जो कैश और जो सोना लोगों ने दान किया है वो सामान तो सीधे ईरान जा ही नहीं सकता है। नियमों के अनुसार किसी भी देश का दूतावास अपने मुख्य बैंक खाते का इस्तेमाल दान लेने जैसे कामों के लिए नहीं कर सकते। इसके लिए विदेश मंत्रालय की अनुमति से नया खाता खोलना जरूरी होता है। इसके अलावा जुटाई गई रकम को भारत से बाहर भेजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ी जांच जरूरी होती है। अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी ईरान का दूतावास भारत के लोगों से मिले सोने और कैश को डिप्लोमेटिक पाउच के माध्यम से ईरान नहीं भेज पाएगा। ये चीज सीरिया के वक्त भी हुई थी, जब 2023 के भूकंप के बाद भारत में सीरियाई दूतावास को दान मिला था और यह दान भारत के खातों में ही पड़ा रह गया। ईरान के मामले में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि ईरान के दूतावास ने कहा है कि वो इस कैश और सोने को बैंक से बदलवाकर दवाइयां खरीदेगा और फिर इन दवाइयों को ईरान भेजा जाएगा और ईरान के मुताबिक उसने इसकी भारत की सरकार से अनुमति ले ली है। जंग ईरान और इजराइल में चल रही है, लेकिन मध्यस्थ बनने की ढींग हाँक रहे पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान पहले से था और अब तेल गैस संकट के बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान से अपनी पुरानी उधारी की किश्त मांग ली है और दूसरी तरफ ईरान युद्ध की तपिश ने पाकिस्तान के चूल्हे ठंडे कर दिए। पाकिस्तान जिसे अपना सबसे बड़ा मददगार मानता था, आज उसी सऊदी अरब ने हाथ खींच लिए हैं। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि अब और रियायत मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। ईरान पर छिड़ी जंग ने पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा की कमर तोड़ दी है। कल तक जो पाकिस्तान एलएनजी के सरप्लस होने का दावा कर रहा था, आज हाहाकार मचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं कि वो ऊंचे दामों पर स्पॉट मार्केट में गैस खरीद सके।